जो आज कसरत राय से बिल मंजूर हुआ है जिसमें जो निगरान हुकूमत होगी उसे इख्तियारात उसमें इजाफा किया गया है, आपके ख्याल में इस पे अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा और ये दुरुस्त फैसला है जो कि आज हुआ? देखिए, कमोबेश जितनी भी अमेंडमेंट की गई हैं वो सारी एक कंसेंसस के साथ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके की गई हैं बशमूल पीटीआई के, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते इस कमेटी की मीटिंग होती रही जिसमें अली जफर साहब भी शामिल थे और तकरीबन 95% मामलात पे कंसेंसस था कि ये होनी चाहिए और ये वक्त की ज़रूरत भी थी जो अमेंडमेंट की गई थी। सिर्फ मुझे लगता है कि एक सेक्शन 230 पे जो है वो पीटीआई का एतराज़ आया सामने कि वज़ीर आज़म को इख्तियारात ज़्यादा दे दिए गए हैं, तो उसको कह रहे थे कि वो हम उसको चैलेंज करेंगे। ठीक है, चैलेंज करना उनका हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे ये कहा जाए कि ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड किस्म के इख्तियारात दे दिए हैं। बाकी जो मामलात हैं जिसमें आप देखें कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पाबंद कर दिया गया कि वो रात को 2 बजे तक किसी भी सूरत में ज़रूर रिजल्ट पहुँचाएँ। आपने देखा होगा कि कई हलकों में रिजल्ट दूसरे दिन शाम को कहीं जाके आते हैं और उसमें मैनिपुलेशन का और बाकी मामलात जो हैं वो ज़्यादा तशवीश होती है उनकी और उंगलियां भी उठती हैं उन रिजल्ट्स पे जो एक दिन या 24 घंटे या 30 घंटे के बाद आते हैं। पाशा साहब, ये आपकी बात ठीक है कि सिस्टम चलना चाहिए, जो मंसूबे शुरू हो चुके हैं उसे पाए तकमील तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ था, जमात इस्लामी को एतराज़ था। क्या इन तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल नहीं किया गया था? इस तरमीम से पहले उन्हें मशवरे का हिस्सा नहीं बनाया गया था? और इससे ये तासुर भी जाता है ना कि क्या निगरान सेटअप को तूल देने की कोशिश तो नहीं की जाएगी? देखिए, जो मामलात हमने देखे, मशावरत चूँकि हुई, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो स्टेक होल्डर्स थे, वो उसका हिस्सा थे, उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन जब ये पेश किया गया कल, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ऑब्जेक्शन किया और कुछ 1-2 और जमातों ने भी किया। लेकिन बाद में बल्कि मुस्लिम लीग पे ने उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने भी किया, उनके भी ऑब्जेक्शन थे और वो बड़े सॉलिड किस्म के थे। बाद में फिर वो बैठे और उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया, उनकी बातें मानी और फिर अक्सरियत राय से ये एक्ट ये तरमीम करने में हुकूमत कामयाब हो गई। तो मेरा ख्याल ये है कि अब वो जो एतराज़ात थे वो ख़त्म हो चुके थे और ये तमाम एक इत्तफ़ाक़े राय से जब ये तरमीम आई तो वो इसीलिए वो एक्ट का हिस्सा बन सकी। ठीक है अहमद वैस साहब, आपके ख्याल में क्या इन तरामीम को चैलेंज किया जा सकता है? और जो तहफ़्फ़ुज़ात दीगर जमातों ने उठाए, पीटीआई को अब भी इस पर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिल्कुल हैं, और उसकी वजह यह है कि आर्टिकल इसमें सेक्शन 230 जो है बड़ा वाज़ेह, उसमें उन्होंने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है कि मकसद बताया गया है कि जो केयर टेकर सेटअप है इसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही उसका असाइनमेंट है, और वो असाइनमेंट ये है कि उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होल्ड कराने के लिए फैसिलिटेट करना है। इससे बियॉन्ड उसका मैंडेट कोई नहीं है। यही सेक्शन 230 में भी इसकी डिटेल दी गई है और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की एक जजमेंट है जिसमें, और ये ख्वाजा आसिफ केस है, वो ख्वाजा आसिफ ने चैलेंज किया था केयर टेकर सेटअप को कि जहाँ पे वो अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके वो परमानेंट मैटर्स जो थे उनमें इंटरफेयर कर रहे थे और ऐसे फैसले कर रहे थे और ऐसे अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, उसको चैलेंज किया था। उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर एक बड़ी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट जो है इसके ऊपर लिखी और यही बात वहाँ पे वाज़ेह की गई, क्योंकि जो केयर टेकर सेटअप है वो नॉन इलेक्टेड है। अब लेकिन अब हुकूमत का जो मौक़िफ़ है अहमद वैस साहब, वो ये है कि मईशत की बेहतरी के लिए अगर ज़रूरी फ़ैसले करने पड़ते हैं इस 2 से 3 माह के अरसे में, वो उन्हें करने का इख्तियार होगा। बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ, बैरूनी दुनिया के साथ अगर मामलात आगे बढ़ाने के लिए कोई ज़रूरी फ़ैसले हैं तो उसका इख्तियार इन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क की मईशत आपके बिल में है कि ज़बोहाली का शिकार है। तो आपके ख्याल में ये ज़रूरी चीज़ें, इसका इख्तियार दिया जाने में कोई मुज़ायका नहीं है? मुज़ायका है,
देखिए ना कि एक जिसको मैंडेट ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है उसका जो प्रियम्बल है वो तो ये कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव। चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे, सिर्फ ये इख्तियार तो पार्लियामेंट को है और इलेक्टेड आदमियों को, नुमाइंदगान को ये सिर्फ इख्तियार है कि वो कौम के फैसले करते हैं। और अगर जारी मंसूबे हैं, अगर कोई ऐसे तरक्याती मंसूबे या जारी मंसूबे हैं जो कि मुकम्मल नहीं हो पाते हुकूमत खत्म होने से पहले, तो फिर उसका क्या किया जाए? नहीं, देखिए वो तो जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। उसके बाद तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, देखें 2-3 महीने के पीरियड, 2 to 3 month पीरियड है ना जो केयर टेकर सेटअप का है, उसके बाद वो जो तरक्याती मंसूबे जो चले हुए हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगे, चलते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसमें ये अमेंड किया उन्होंने कि जी इलेक्टेड जो केयर टेकर सेटअप है उसको ये इख्तियार भी होगा कि वो निजकारी कर सके। प्राइवेट अहमद अवैस साहब, अगर निगरान सेटअप ऐसा आता है जो इंतखाबात को ही आगे ले जाता है, तो फिर उस पे कानूनी तौर पे क्या तरीकाकार होगा उसको रोकने का? या तरीकाकार ये है उसकी इंटेंशन, जब एक बुनियाद की आप उसकी इंटेंशन को फेल करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को फेल करेंगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दें। फिर कहेंगे जब हमारा जैसा दिल जाएगा करेंगे। आप रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से जब बदलेंगे तो फिर अपनी मनमानी करनी शुरू कर देंगे। अब एक नॉन इलेक्टेड पर्सन वो कौमी एसेट्स के ऊपर फैसले करेगा कि ये बेच ले रहे हैं, इसको हम सेल कर देंगे, इसको अपने पास रखें। आप बताइए कितना बड़ा फैसला है कि ये नॉन इलेक्टेड आदमी करेगा इस स्टेट की एसेट्स को सेल करने के लिए। ये किस तरह इजाजत दी जा सकती है?